टीवी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश में मिलेट वर्ष मनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 का कैलेंडर जारी। अलग अलग विभागों द्वारा मोटे अनाज के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किए जाएंगे कार्यक्रम। प्रदेश की मोटे अनाज फसलों का किया जाएगा प्रचार प्रसार। केंद्रीय मत्स्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कोची में फिशिंग हार्बर का किया दौरा। कहा, मत्स्य पालन है एक उभरता हुआ क्षेत्र, बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान देने की है आवश्यकता। बिहार में किसानों को पर्याप्त यूरिया खाद न मिलने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार को घेरा। कहा, बिहार में पर्याप्त मात्रा में यूरिया और डीएपी खाद उपलब्ध, लेकिन सरकारी अमला किसानों को लूटने का कर रहा है काम। कृषि मंत्री किसानों की समस्या को लेकर नहीं है गंभीर। समूचे उत्तर भारत में कोहरे और शीत लहर का प्रकोप जारी। दिल्ली में दर्ज किया गया इस मौसम का न्यूनतम तापमान। मौसम विभाग ने कहा, अगले कुछ दिन तक राहत मिलने के आसार नहीं। ठंड का असर सब्जियों और रबी की फसलों पर भी पड़ने की है संभावना। फसल को पाले से बचाने के लिए सब्जियों और गेहूं की फसल की सिंचाई जरूरी। और खबरें विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष 2023 को प्रदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाने के लिए कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इस वर्ष विभिन्न विभागों द्वारा मोटे अनाज के उपयोग को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए व्यापक गतिविधियां की जाएंगी। संबंधित विभागों के लिए विभागीय गतिविधियां तय कर दी गई हैं। जनसंपर्क विभाग द्वारा मंगलवार को बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 में प्रदेश की मोटे अनाज फसलों का निरंतर और व्यापक प्रचार प्रसार होगा। मिलेट वर्ष में मिलेट संबंधित उत्पादन, विपणन तथा मिलेट फसलों के प्रति आमजन में रुचि उत्पन्न करने के लिए विभिन्न विभागों की माहवार गतिविधियों का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इसके लिए समय समय पर अंतर्विभागीय बैठक भी होगी। किसान कल्याण तथा कृषि विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, महिला बाल विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, राज्य जैविक प्रमाणीकरण बोर्ड, मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, दूरदर्शन, आकाशवाणी और जनसंपर्क विभाग की भूमिकाएं भी तय कर दी गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के प्रचार प्रसार के लिए जनवरी माह में राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर विभिन्न गतिविधियां करेगा। राज्य स्तर पर फूड फेस्टिवल, रोड शो और मिलेट पर केंद्रित वर्कशॉप होगी। प्रदेश के जिलों में विशेष रूप से आयोजित मेलों और महोत्सव में मिलेट गतिविधियां होंगी। कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन सेमिनार, वेबिनार किए जाएंगे। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के होटलों में माह में एक दिवस मिलेट्स आधारित व्यंजन प्रदर्शित कर परोसे जाएंगे। 23 को होने वाली ग्राम सभा में मिलेट फसलों को भोजन में शामिल कर इसके लाभों से लोगों को अवगत भी कराया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित किया है। सरकार की इस पहल से देश विदेश में जागरूकता बढ़ाने के लिए मिलेट्स का निर्यात बढ़ने से देश में किसानों को कितना फायदा होगा, इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी से। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ 23 मिलेट्स घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र की इस पहल और भारत में प्रधानमंत्री के सार्थक प्रयासों के बाद देश में मोटे अनाजों को किस तरह बढ़ावा मिलेगा, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी। सर, मिलेट्स ईयर 2023 G20 की अध्यक्षता भारत को मिलना किस तरह देखते विश्व गुरु का सपना? निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर
मिलेट्स हर व्यक्ति की थाली में पहुँचे। बाजरा है, ज्वार है, रागी है, जैसे हमारे जो पोषक अनाज है, तो इससे निश्चित रूप से शारीरिक दृष्टि से भी वो स्वस्थ रहता है। और इसको लेकर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से योगा को विश्व में ले जाने का काम किया, वैसे ही आने वाले समय के अंदर ये मिलेट्स का भोजन है वो सभी देशों में जाए। और इसको लेकर यूएनओ के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा और उसको मंजूरी मिली और अब 2023 से वो मिलेट्स ईयर रखा गया है। और उसके अंदर पूरे विश्व के अंदर सभी जहाँ 5 स्टार होटल है या 7 स्टार होटल्स है या जो शादी होती है या किसी के त्यौहार होता है, तो उसके अंदर मिलेट्स का भोजन हो, ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा है। जो इनके स्वाद और पौष्टिकता के गुण हैं विदेशी मेहमानों को पता नहीं है, लेकिन अब दूसरे देशों में विदेशी मेहमानों की थाली में अगर ये जाएगा, पौष्टिकता के संदर्भ में इसकी उपयोगिता बढ़ेगी तो निर्यात कितना बढ़ सकता है, रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावना कितनी हो सकती है? ऐसा है कि अभी G20 है, G20 के अंदर अब विश्व भर के सारे जो डेलीगेट्स आ रहे हैं, तो उनके भी मिलेट्स का एक कोई न कोई आइटम उसके अंदर जब भोजन में परोसा जाएगा तो इससे निश्चित रूप से किसानों को भी लाभ होगा, छोटे छोटे किसानों को रोज़गार भी मिलेगा। और मिलेट्स के उत्पादन से बाई प्रोडक्ट ऐसे कई आइटम बनते हैं, जैसे कुरकुरे भी बनते हैं, उससे चॉकलेट भी बनती है, या मिलेट्स के उत्पादन से नमकीन भी बनती है, और ऐसे कई ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जो मार्केट के अंदर अवेलेबल भी है। तो इससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। भविष्य में युवा उद्यमी कितने तैयार होंगे कृषि सेक्टर को? ऐसा है कि इसी विषय को ध्यान में रखकर 10,000 FPO भी बनाए जा रहे हैं, और जो खुद FPO में किसान होंगे वो अपना खुद की शॉर्टिंग ग्रेडिंग की यूनिट भी लगाएंगे और बाई प्रोडक्ट भी बनाएंगे और खुद अपनी रेट भी तय करेंगे, क्योंकि उसके प्रोडक्ट के ऊपर स्वयं रेट लिखेंगे। तो इससे जो किसानों को वाजिब दाम भी नहीं मिलता है, तो आने वाले वक्त के अंदर उनको रेट भी मिलेगी, विश्व स्तर पर जाएगा तो इसका एक्सपोर्ट भी होगा। तो मैं सोचता हूँ कि किसानों के लिए भी इससे बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, जिनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्थक पहल से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 घोषित किए जाने से एक और जहां मोटे अनाजों की वैश्विक स्तर पर मांग बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावना बढ़ से किसानों को आर्थिक रूप से फायदा भी होगा। मेरे साथ कैमरामैन MA खान के साथ मैं OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय मत्स्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कोची में फिशिंग हार्बर का दौरा किया और कहा कि मत्स्य पालन एक उभरता हुआ क्षेत्र है, बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे पहले उन्होंने पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि केंद्र ने पिछले 8 वर्षों के दौरान मत्स्य क्षेत्र में 32,500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि स्वतंत्रता के बाद पिछले 65 वर्षों के दौरान कुल निवेश 3,000 करोड़ रुपए था। कोची दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मत्स्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि देश में 169 करोड़ के निवेश से मत्स्य पालन के 4 बंदरगाहों का आधुनिकीकरण सरकार की प्राथमिकता है। प्रक्रिया में PPP मॉडल लागू किया जाएगा। सरकार मछुआरों के कल्याण पर भी ध्यान दे रही है। सरकार के प्रयासों से कोरोना के बावजूद इस क्षेत्र से निर्यात में 32% की वृद्धि हुई है। मीटिंग भी आपने ली, क्या कुछ आउटकम इसका निकल के आया और क्या कुछ कंसर्न्स भी ऑफिशियल्स ने बताए? ये फिशिंग हार्बर है, ये यूनियन बजट का हार्बर है। इस हार्बर में आज एक बैठक हम लिया। इस बैठक में चर्चा भी होगा। इस चर्चा में हम आज डिस्कशन किया, एक कंक्लूजन भी किया। इस कंक्लूजन क्या है, ये प्रोजेक्ट हम 23 दिसंबर के अंदर ये कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। करके ये डेडिकेशन के लिए आज हम टारगेट भी फिक्स किया। इसके बाद इसका कुछ फैसिलिटीज़ का इंक्लूड करना था, मेडिकल फैसिलिटीज़ इंक्लूड करने के लिए कुछ आज डिस्कशन भी होगा। कोई आज दिस नेट मेंडिंग यूनिट पीपल उनका भी एक रिप्रेजेंटेशन दिया, उनका रिप्रेजेंटेशन भी हम देखेंगे क्या उनका
न्याय दिलाने के लिए भी हम कोशिश करके ये फिशिंग हार्बर, ये मॉडर्नाइजिंग फिशिंग हार्बर है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फिशिंग हार्बर है, ये यूनियन बजट का फिशिंग हार्बर है। नॉट ओनली ये फिशिंग हार्बर, चेन्नई फिशिंग हार्बर भी, विशाखापट्टनम फिशिंग हार्बर एंड पारादीप फिशिंग हार्बर एंड महाराष्ट्र में एक और फिशिंग हार्बर भी हम ऐड किया। इस 5 फिशिंग हार्बर हमने एक साथ फाउंडेशन स्टोन डालने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इमीडिएटली विद इन वीक और विद इन वेरी सून दिस वर्क इज गोइंग टू स्टार्ट। मत्स्य पालन संभावनाओं से भरा हुआ क्षेत्र है और सरकार इन संभावनाओं को पूरी तरह से हकीकत में बदलने के लिए तैयार है। चाहे वो पोर्ट के मॉडर्नाइजेशन की बात हो, चाहे मछुआरों के वेलफेयर की बात हो, सरकार का कहना है कि यहाँ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फैसिलिटीज की जा रही हैं, जिससे कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर रहने वाले लोगों को भी हो, मछुआरों को भी हो और इस क्षेत्र में दिन दूनी रात चौगुनी हो। कैमरामैन आरके के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, केरला। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को यहाँ टीम 9 के साथ बैठक करते हुए प्रदेश में किसानों के धान खरीद, ग्लोबल इन्वेस्टर समेत अन्य विषयों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि किसानों से खरीदे गए धान का मूल्य समय से भुगतान कर दिया जाए, सभी जिलों में डीएपी और यूरिया की कमी न हो पाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में धान खरीद की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 6.50 लाख किसानों से 41 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीद हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 8400 करोड़ की इस खरीद के सापेक्ष वर्तमान में बकाए 6700 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों के बैंक खाते में किया जा चुका है। अवशेष 1700 करोड़ का यथाशीघ्र भुगतान करा दिया जाए। प्रदेश के सभी जिलों में डीएपी और यूरिया की उपलब्धता पर नजर रखी जाए, कहीं भी खाद की कमी न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दृष्टिगत विगत दिनों बाराबंकी जनपद में 1 दिवसीय निवेशक व निर्यातक सम्मेलन आयोजित किया गया था। बाराबंकी का ये प्रयास अन्य जिलों के लिए प्रेरणास्पद है। ऐसे आयोजन अन्य जिलों में भी किए जाने चाहिए। इससे स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आगामी 13 जनवरी को वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक सबसे बड़ी रिवर क्रूज टूरिज्म के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास एपिक हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यात्रा के संबंध में आवश्यक तैयारियां समय से पूर्ण कर ली जाए। बिहार का रुख करते हैं। बिहार में किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया खाद न मिलने के सवाल पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा है कि बिहार में पर्याप्त मात्रा में यूरिया और डीएपी खाद उपलब्ध है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं और जो कृषि पदाधिकारी हैं दोनों किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूरे देश में कहीं यूरिया की कमी नहीं है तो बिहार में कैसे है। और समूचे उत्तर भारत में कोहरे और शीत लहर का प्रकोप जारी है। घने कोहरे, बर्फीली हवाओं और गिरते तापमान से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन तक राहत मिलने के आसार नहीं है। राजधानी दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी सर्दी का सितम जारी है। दिल्ली एनसीआर में तापमान गिरने के साथ ही ठंड और ठिठुरन से लोग परेशान हैं। लोग घर से भी बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। कई राज्यों में शीतलहर के कारण स्कूल कॉलेज भी बंद हैं। ठंड का असर सब्जियों और रबी की फसलों पर भी पड़ने की संभावना है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार किसानों को फसलों की सिंचाई पर इस समय विशेष ध्यान देना चाहिए। सब्जियां व गेहूं की फसल की सिंचाई जरूरी है, इससे फसल को पाला से बचाया जा सकता है। इसके अलावा खेत के चारों तरफ खरपतवार जलाकर भी फसल को कोहरे की मार से बचाया जा सकता है। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि इस मौसम में पाला से बचाने के लिए सिंचित फसलों की सिंचाई करनी चाहिए। जिन फसलों की सिंचाई नहीं की जाती वैसी फसलों के किनारे खरपतवार जलाकर फसलों की सुरक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रात में खरपतवार और फसल के अवशेषों को उत्तर पश्चिमी दिशा में जलाकर खेत के ऊपर एक धुएं की परत बनाएं। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचल की महिलाओं ने दिसंबर के अंतिम सप्ताह का पानी के 30,39,687 से अधिक सैंपलों का परीक्षण पूरा कर लिया है। मात्र 9 महीनों में की गई पानी के सैंपलों की टेस्टिंग यूपी के लिए बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। ये ग्रामीण महिलाओं के स्वच्छ जल के आंदोलन में शामिल होने का प्रतीक भी है। यूपी में पहली बार ग्रामीण महिलाओं ने अपने गांव में फील्ड टेस्ट किट से इतने बड़े स्तर पर खुद से जल स्रोतों का
परीक्षण किया है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि योगी सरकार का प्रयास हर ग्रामीण तक स्वच्छ जल पहुंचाना है। इसके लिए यहां जल जीवन मिशन योजना से जन जन तक घर घर नल से जल की सुविधा दी जा रही है। वहीं ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाते हुए उन्हें पानी सैंपल जांचने के प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। योगी सरकार की ओर से राज्य में चलाए गए जन जागरूकता का ही असर है कि स्वच्छ जल से सुरक्षा अभियान के तहत गांव-गांव में पानी सैंपलों के परीक्षण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। दूषित पाए गए पानी के 4,22,000 सैंपल में से 46,000 पर जल निगम की ओर से कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। अगली खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 1,500 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। कुपवाड़ा के उप विकास आयुक्त डायफोर्ट सागर दत्तात्रेय ने बताया कि बालिकाओं की शिक्षा और पोषण स्तर बहुत महत्वपूर्ण है। इस आयोजन के माध्यम से महिलाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां दी गई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के इस साल की शुरुआत में ही बड़ी सौगात मिल गई है। जिले का दुधवा नेशनल पार्क अब हाथी रिजर्व भी हो गया है, जो कि क्षेत्रफल के लिहाज से देश का 8वां सबसे बड़ा हाथी रिजर्व होगा और प्रदेश में ये दूसरा हाथी रिजर्व बन गया है। इस हाथी रिजर्व में पीलीभीत का टाइगर रिजर्व, बहराइच का कतरानिया घाट और दुधवा टाइगर रिजर्व के अलावा दक्षिणी खीरी रेंज का मोहम्मदी व महेशपुर रेंज भी शामिल किया गया है। इस हाथी रिजर्व के लिए केंद्र सरकार के स्तर से पहले ही मंजूरी मिल गई थी। अब प्रदेश सरकार ने भी इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। राजस्थान स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एक मानव निर्मित उद्यान है। भरतपुर के महाराजा सूरजमल ने 250 वर्ष पूर्व इस पक्षी विहार का निर्माण करवाया था। इस उद्यान के मध्य में भगवान शिव का मंदिर है, जिन्हें यहाँ केवलादेव के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इस उद्यान का नाम केवलादेव रखा गया। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित एक विख्यात पक्षी अभ्यारण्य है। लगभग 29 वर्ग किलोमीटर में फैला ये उद्यान शीत ऋतु में प्रवासी पक्षियों की एक प्रमुख शरणास्थली है। यहाँ 375 प्रजातियों के पक्षी एवं कई अन्य प्राणी देखे जा सकते हैं। इसके महत्व को देखते हुए लगभग इसे 1982 में राष्ट्रीय उद्यान, 1985 में यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा दिया गया। यहाँ की मानव निर्मित आर्द्र भूमि को रामसर साइट की मान्यता भी दी गई है। यह पक्षियों की प्रमुख प्रजनन स्थली है। जो यहाँ से चिड़िया आती है, करीब 375 स्पीशीज चिड़िया मिलती है, जिसमें 200 माइग्रेटरी है और 175 के लगभग इंडियन बर्ड्स रेजिडेंट्स है और लोकल इंडिया में माइग्रेट करती हैं। यहाँ पर देश ही नहीं विदेशों से भी हर साल हजारों सैलानी पक्षियों और खासकर लुप्त प्राय प्रजातियों को निहारने के लिए आते हैं। बर्ड फोटोग्राफी के लिए यह पूरे विश्व में अलग पहचान रखता है। कि जो बर्ड्स हैं ये बेस्ट सीजन है दिसंबर टू फरवरी का, और इसमें कई सारे रेसिडेंट बर्ड हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी हैं और आप उनकी कॉलोनीज देख सकती हो। उनकी नेस्टिंग होती है, कॉलोनीज है, कई सारे वाटर बर्ड्स हैं। और इनके अलावा जो दिसंबर टू फरवरी का टाइम है वो बेस्ट सीजन होता है, बिकॉज कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स काफ़ी दूर से आते हैं, लाइक समटाइम्स साइबेरिया से आते हैं, साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से आती हैं। और आप देखोगे कि ये टाइम पे टूरिस्ट जो है काफ़ी आते हैं, बर्ड लवर, बर्ड वॉचर एंड द फोटोग्राफर्स, एंड आई रिकमेंड टू विजिट एवरी बर्ड वॉचर या जो भी बर्ड लवर्स हैं, आप प्लीज़ विजिट कीजिए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित प्राचीन शिवालय है, जिसके नाम पर उद्यान का नामकरण किया गया है। यह अपने ऐतिहासिक धार्मिक महत्व के साथ साथ नैसर्गिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। यह भारत का एकमात्र ऐसा उद्यान है जो पूरी तरह से 2 मीटर ऊंची 4 दीवारी से घिरा हुआ है, ताकि अतिक्रमण और अन्य चुनौतियों से निपटा जा सके।
यहाँ वन विभाग की तरफ से कई विकास कार्य भी किए जा रहे हैं। हजारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त प्रजातियों के लाखों पक्षियों का ये घर सर्दियों के मौसम में आबाद रहता है। यह एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल और पक्षी वैज्ञानिकों की शोध स्थली है। मंजू मीणा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। और अब बात मंडी भाव की, देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के सौदे कमजोरी के साथ हुए। बेवार मंडी में ज्वार की मिली-जुली आवक देखने को मिली। वहीं भाव की बात करें तो बेवार मंडी में 3,350 रुपए रहे। राजस्थान की कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। एक्मार्कनेट के अनुसार राजस्थान की जोधपुर मंडी में 30 दिसंबर को ज्वार का भाव रहा 3,250 रुपए, जो जोधपुर मंडी में मंगलवार को 100 रुपए की मजबूती के साथ 3,350 रुपए रहा। गुजरात की जंबूसर मंडी में 30 दिसंबर को 2,500 रुपए रहा, जो आज 100 रुपए की मामूली बढ़त के साथ 2,600 रुपए पर आ गया। दक्षिण भारत की मंडियों की बात करें तो तमिलनाडु की तिरुमंगलम मंडी में 30 दिसंबर को ज्वार का भाव था 3,900 रुपए, जो आज 50 रुपए की बढ़त के साथ 3,950 रुपए हो गया है। रबी ज्वार की बुआई की बात करें तो इसमें कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार रबी ज्वार की बुआई दिसंबर तक 20,30,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती 20,85,000 हेक्टेयर में हो चुकी थी। वहीं बात ज्वार की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान ज्वार की पैदावार 16,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 42,30,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक करीब करीब सामान्य बनी हुई है। बात इसके भाव की करें तो उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में मंगलवार को उड़द के सौदों में काफी अंतर देखने को मिला। इटावा मंडी की बात करें तो यहाँ 30 दिसंबर को उड़द के भाव 12,275 रुपए रहे, जो मामूली सी बढ़त के बाद आज 12,285 रुपए हो गए। जबकि उत्तर प्रदेश की ही सहारनपुर मंडी में 30 दिसंबर और आज के भाव में मात्र 10 रुपए का अंतर देखने को मिला। अन्य राज्यों की मंडियों का हाल देखें तो पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में उड़द के भाव में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला। एक्मार्कनेट के अनुसार 30 दिसंबर को इस मंडी में उड़द का भाव था 8,500 रुपए, जो आज 150 रुपए की बढ़त के बाद 8,650 रुपए हो गया। वहीं उड़द की बुआई पर नजर डालें तो बीते कुछ समय से पीछे चल रही थी। हालांकि अब जो आंकड़े मिल रहे हैं वो कुछ हद तक संतोषजनक है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी उड़द का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले आगे है। साल 2022-23 के लिए 16 दिसंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी उड़द की बुआई 4,58,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी उड़द की खेती 3,92,000 हेक्टेयर में हुई थी। इस साल उड़द की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर उड़द की उपज इस साल 2,10,000 टन की कमी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022-23 के दौरान उड़द की पैदावार 18,40,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 20,50,000 टन ही रही थी। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। बिहार में मक्के के खेत में सिंचाई करें, मक्के की बुआई भी करें।
इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। और आइए अब देखते हैं कुछ और खबरें खास खबर में। बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने जयपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राजस्थान की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2019 के घोषणा पत्र में राजस्थान की सरकार ने कहा था कि देशद्रोह के कानून को खत्म कर देगी, पर राजस्थान देशद्रोह के कानून को लागू करने वाला राज्य बन गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीमा मुद्दों के बारे में भारत के साथ किए गए समझौतों का पालन न करने पर चीन की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि 2 पड़ोसी देशों के बीच तनाव का कारण यही रवैया है। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं के समाधान के लिए दोनों देशों के बीच अब तक 17 दौर की बातचीत हो चुकी है। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब के पैतृक घर के सामने 2 समूहों के बीच मामूली झड़प हुई। ये घटना गोमती जिले के जामजुरी थाने की है। उस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री के घर में पूर्व मुख्यमंत्री के पिता की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में कुछ धार्मिक लोग मौजूद थे। झड़प के बाद 3 दुकानों में आग लगा दी गई। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मामले में आजम खान के बेटे के खिलाफ चल रहे केस को यूपी से बाहर ट्रांसफर करने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई। आजम खान ने ट्रांसफर की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दखल की कोई वजह नहीं दिखती। कोर्ट ने आजम खान से कहा कि वो चाहे तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। राजधानी दिल्ली के द्वारका में मंगल की रात एक हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक रात करीब 12:30 बजे द्वारका मोड़ इलाके में एक तेज रफ्तार से आ रही स्विफ्ट कार ने अन्य वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में एक पीसीआर वैन समेत 6 वाहन क्षतिग्रस्त हुए। हादसे में किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है। पटना में जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट 2 सह अर्धगंगा योजना के तहत एक ही जहाज से नदियों के रास्ते दुनिया की सबसे लंबी 3200 किलोमीटर की यात्रा पर निकलने वाला गंगा विलास कोलकाता से चलकर मंगलवार को पटना के गायघाट स्थित बंदरगाह पहुंच गया। ये जहाज गंगा नदी के रास्ते वाराणसी जाएगा। 5 सितारा होटल से भी अधिक सुविधाओं से सुसज्जित गंगा विलास को 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से असम के डिब्रूगढ़ के लिए रवाना करेंगे। राष्ट्रव्यापी कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक जारी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220.11 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।